हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल आउटपुट, स्टॉक, सप्लाई, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं सप्लाई से रिलेटेड वो एक्सप्लेन करे हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फुल सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। और मैंने इंग्लिश की भी पोएम्स को हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश की भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली जो सप्लाई है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। वो क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट्स होते हैं और फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। वो क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे सप्लाई को। तो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस जब करते हैं हमारी सप्लाई को तो सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। सप्लाई क्या हो सकती है? इंक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। सप्लाई क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं, क्या क्या अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज होती है या फिर सप्लाई डिक्रीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन्फ्लुएंस करेगी सप्लाई को, क्योंकि देखिए आप एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। यहाँ पे हमें जब हम सप्लाई स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। आप यहाँ पर सेलर बनिए, ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप एक सेलर हैं तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा सप्लाई कब करेंगे? जब प्राइस ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का। अगर एक प्रोडक्ट है ठीक है, उसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस कम है, तो क्या होता है? सप्लाई क्या होती है? ये जो प्राइस है वो बहुत कम है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, हाँ। तो क्या होती है? जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? प्राइस जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को। मोर क्वांटिटीज़ आर सप्लाइड एट हाइयर प्राइसेस एंड लेस क्वांटिटीज़ आर सप्लाइड एट लोअर प्राइसेस। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कब होती है? हायर प्राइस के ऊपर, ठीक है। हायर प्राइस के ऊपर मोर क्वांटिटी सप्लाई होती है और लोअर प्राइस के ऊपर क्या होता है? लेस क्वांटिटी सप्लाइड होती है, ठीक है। लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड। तो ये फर्स्ट फैक्टर है सप्लाई का कि क्यों प्राइस अफेक्ट करता है सप्लाई को। तो अगर ज़्यादा प्राइस है तो सप्लाई ज़्यादा है, और अगर प्राइस जो है कम है कमोडिटी का तो सप्लाई बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी improvements reduce the cost of production which leads to an increase in production and supply। अब एक सेलर है, ठीक है। एक ये जो सेलर है इसके पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मतलब इसके पास मशीन्स बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। पहले देखो ये 100 रुपये में 10 क्वांटिटीज़ बनाता था, ठीक है। पहले क्या होता था? जब इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी तो क्या था, मतलब इसके पास मशीन्स अच्छी नहीं थी तो ये 100 रुपये में 10 चीज़ बनाता था। उसके बाद क्या हुआ? इसके पास बहुत अच्छी सी मशीन्स आ गई, टूल्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ? ये 100 रुपये में
20 क्वांटिटीज़ बनाने लगा, ठीक है। 20 क्वांटिटीज़ बनाने लगा मतलब इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई, इसीलिए ये ज़्यादा क्वांटिटी बना रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी बना सकता है क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। पहले ये उतने पैसे में कम चीज़ें बनाता था लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई। मतलब जो पहले 10 जो क्वांटिटी थी वो 50 रुपये में बनने लगी और पहले क्या होता था, यहाँ पे 100 रुपये से लगाने पड़ते थे 10 चीज़ बनाने के लिए, 10 कमोडिटी को बनाने के लिए इसको पहले 100 रुपये बनाने पड़ते थे। ये देखिए प्रायर है और ये आफ्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया उसके बाद, ठीक है। तो 50 रुपये में अब ये 10 क्वांटिटी बना रहा है जिसकी वजह से जो 50 रुपये और इसके पास बच गए हैं उससे क्या हो रहा है, ये और क्वांटिटीज़ को बना सकता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि वो पर्सन जो है, सेलर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी बना रहा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो मार्केट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी अच्छी मशीन्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बहुत ही अलग पॉइंट है इसलिए इसे अच्छे से समझना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, if the factor prices increases, the cost of production also increases, as a result supply decreases। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। फैक्टर प्राइसेस क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर मैं लैंड का रेंट बढ़ गया है, मेरे लैंड का रेंट क्या हो गया, बढ़ गया है, जहाँ पे मेरी जो फर्म है, मेरा जो इंडस्ट्री है, वहाँ का जो लैंड है उसका रेंट बढ़ गया है, या फिर जो लेबर के वेजेस हैं वो बढ़ गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। मतलब अगर मेरा वेजेस को मैं पहले 800 रुपीज़ देती थी लेकिन अब बढ़ गए हैं प्राइसेस, तो अभी मुझे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है वेजेस, ठीक है। किसको वेजेस दे रही हूँ मैं, लेबर को वेजेस दे रही हूँ, अब मैं 1000 रुपीज़ दे रही हूँ। तो क्या हो गया, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रोडक्ट के ऊपर वो बढ़ गया। मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब बढ़ जाता है तो सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर मैं पहले फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमोडिटी बना रही हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा पहले था 1000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है 2000 रुपीज़, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। तो मैं जितनी क्वांटिटीज़ बनाती थी यहाँ पर 1000 रुपीज़ में, ठीक है, उससे कम बना रही हूँ मैं 2000 रुपीज़ में, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरा जब प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया, मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया, तो क्या हो गया, सप्लाई डिक्रीज़ हो गई। सप्लाई क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई। ये नीचे एरो जा रहा है मतलब डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीज़ हो गई, और ऊपर जाएगा एरो ऐसा वाला इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ओके, यहाँ पे पावर का जो मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी से है। अगर एक आप फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पर पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो या फिर वो कोई और भी जो पावर को यूज़ करते होंगे, एनर्जी को यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है सप्लाई के अंदर, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर आती है। वो किसके अंदर आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर आती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो क्या होता है, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, अगर एक जैसे
अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। वाइल अदर एरियाज़ जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पर जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है और वहाँ पर सप्लाई कम भी होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब रोडवेज़ अच्छा नहीं है। रोडवेज़ अच्छा नहीं है तो क्या हो रहा है, मेरी जो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रक वहाँ पर भेज रही हूँ, ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है मैं उधर सप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होता है अगर रोड अच्छी नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्ट में आ गई रोड, तो वो जो मेरा जो जा रहा है ना ट्रक या फिर जो भी मैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज़ कर रही हूँ, तो उस पे जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कौन पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है। तो सेलर ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, जहाँ पे रोडवेज अच्छी हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वहाँ ज़्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि उसको जो है फास्टेस्ट मोड चाहिए है अपनी प्रोडक्ट, जो अपना प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसको अच्छा जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए क्योंकि उसमें उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लग रहा है। ठीक है, मतलब कम पैसे में वो ज़्यादा सामान सप्लाई कर सकता है अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर अच्छी है तो वहाँ पे भी उसकी जो फैसिलिटीज़ है, तो इसमें क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस भी उसका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे बार बार अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होती है तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसके फर्म में, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होती है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं है तो मतलब अच्छी नहीं मतलब ज़्यादा कटती है, तो वहाँ पे क्या होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और सप्लाई भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में डिस्करेज द सप्लाई। यहाँ पे देखिए फेवरेबल अनफेवरेबल, मतलब फेवरेबल में क्या होता है, फेवरेबल के अंदर ये जो फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल के अंदर क्या होता है, सब्सिडीज़ मिलती है, और अनफेवरेबल के अंदर क्या होता है, अनफेवरेबल के अंदर जो है टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अनफेवरेबल मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं किसी भी कमोडिटी के ऊपर। तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो एनकरेज भी करती हैं और वो डिस्करेज भी करती हैं किसको, सप्लाई को। अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडीज़ मिल रही हैं तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सिक्स्थ वन के ऊपर। सिक्स्थ वन है नेचुरल कंडीशंस। दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट, नेचुरल कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे देखिए नेचुरल कंडीशन के अंदर मॉनसून अफेक्ट करता है हमारे क्रॉप्स को। देखिए अगर क्रॉप्स को ग्रो करना है तो मॉनसून जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर अच्छा मॉनसून सीज़न है तो जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होती हैं और हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मॉनसून नहीं आया, ड्रॉट हो गया, तो क्रॉप्स नहीं होते हैं, इस वजह से हार्वेस्ट बहुत ही कम होता है और ऑटोमेटिकली डिमांड जो सप्लाई है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर क्रॉप हार्वेस्ट ही नहीं हुआ है तो सप्लाई होगा कैसे, आप खुद ही समझिए। अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए तो सप्लाई कैसे होगा मार्केट के अंदर। इसलिए सप्लाई कब होगा, अगर वहाँ पे मॉनसून कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब नेचुरल कंडीशन बहुत अच्छी है, नेचुरल क्लाइमेट अच्छा है, जहाँ पे भी जो चीज़ भी ग्रो हो रही है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे क्रॉप ग्रो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नेचुरल कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे नेचुरल कंडीशन उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। अगर फेवरेबल होंगी तो ज़्यादा हार्वेस्ट होगा, और अगर ज़्यादा हार्वेस्ट होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस।
एक सेलर है, वो सोच रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को कम सप्लाई करता है और वो अपने पास है ना रख लेता है स्टॉक, ठीक है। तो क्या होता है, इससे ना सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पास 100 kg स्टॉक है, ठीक है, 100 kg स्टॉक है किसका, राइस का, ठीक है, राइस है उसके पास। तो वो यहाँ पे क्या सोच रहा है, अभी तो उसको 30 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि फ्यूचर में इसका 50 रुपीज़ हो जाएगा। राइस पर केजी बता रही हूँ मैं, पर केजी, ठीक है, पर केजी 50 रुपीज़ हो जाएगा, वो ऐसा सोचता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे वो 100 kg में से सिर्फ और सिर्फ जब 30 रुपीज़ में बेच रहा है, तो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे 30 किलो ही देगा वो, और बाकी के जो 70 है वो रख लेगा। वो क्या करता है, बाकी के जो 70 kgs है उसको स्टॉक रख लेता है वो अपने पास, ठीक है, विद होल्ड कर लेता है स्टॉक। वो क्या सोचता है, नियर फ्यूचर में जो प्राइस आने वाला है उसमें वो क्या करेगा, बेचेगा। वो अपने बेचेगा कब, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है मार्केट के अंदर डिमांड, वो सप्लाई उस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है 8 अदर फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए, नेचर ऑफ द मार्केट, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी की सारी चीज़ें अगर फेवरेबल होंगी तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बढ़ जाएगा, और अगर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं अगर वो अनफेवरेबल होंगी तो जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आज हमने 8 पॉइंट कवर कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।